नमस्ते और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है माई पीएचडी लाइव। जनरली मैं इस चैनल पर अंग्रेज़ी में वार्तालाप करती हूँ, बट क्योंकि पीएचडी एक ऐसी 4 या 5 साल की कमिटमेंट है जो बच्चे करते हैं और उसके लिए उन्हें एक बहुत ही सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग फैमिली की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं स्पेशली कर रही हूँ पेरेंट्स और फैमिलीज़ के लिए, ताकि हम उन्हें बता पाएँ कि पीएचडी प्रोग्राम में क्या होता है, बच्चे क्या क्या तैयारी करते हैं, उसके बाद उनको क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। और क्योंकि हो सकता है कि अंग्रेज़ी पेरेंट्स की प्रेफर्ड लैंग्वेज ना हो, तो उसके लिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। इससे पहले कि हम चर्चा करें कि एक पीएचडी डिग्री क्या होती है, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम जो भी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जनरली होती है पीएचडी के बारे में, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले, ताकि हमें ये पक्का से पता चल जाए कि पीएचडी क्या नहीं होती है। जनरली जब भी मेरे कोई रिश्तेदार या मेरे दोस्त जिनको इस फील्ड के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जब वो मुझे कॉल करते हैं या मिलते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोर्सेज कैसे चल रहे हैं, तुम्हें इतना जीवन में क्यों पढ़ना है, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। और अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो वो पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक चल रही हैं। इन सभी बातों का उत्तर देना ज़रूरी है, सो दैट हमें ये पता हो कि एक पीएचडी स्कॉलर की जो लाइफ है, वो जो रेगुलर बीटेक या एमटेक या बीए ऐसी डिग्रीज जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, उनके जीवन से अलग होती है। तो जो कोर्स वर्क हम करते हैं, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, वो हम पीएचडी के सारे इंटरवल के लिए नहीं पढ़ते हैं। अगर आप 5 साल के लिए पीएचडी कर रहे हैं, 4 साल के लिए पीएचडी कर रहे हैं, तो शुरू के 1 या 2 साल ही आपको सब्जेक्ट्स और कोर्स वर्क पढ़ने होते हैं। और जैसे जो बीटेक या बीए के बच्चे क्लासेस लगाते हैं, आपको क्लासेस लगानी होती हैं। उसके बाद आपका कोर्स वर्क या जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और आप ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर की तरह बन जाते हैं, और जिसमें आप अपनी रिसर्च पे काम करते हैं। विज्ञान के जो प्रश्न आप सुलझाना चाहते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढना चाहते हैं, आप उस पर काम करते हैं, और आपका कोई कोर्स वर्क नहीं होता। तो आपकी कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती अगर आप वो फेज़ ख़त्म कर चुके हैं, और ना ही जब फिज़िकली पहले जब जैसा सिस्टम होता था तभी भी आपकी क्लासेस नहीं होती। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, तो आपको खुली छूट मिलती है वो करने के लिए, पर वो कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है जो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो जैसे हम अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बैंगलोर की बात करें, वहाँ पर भी यदि आप अगर मास्टर्स डिग्री एमटेक के बाद ज्वाइन करते हैं, तो आपको टोटल 12 क्रेडिट्स करने होते हैं। क्रेडिट्स मतलब आप पॉइंट्स समझ लीजिए कि आपको टोटल 12 पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, और एक विषय पढ़ने के आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको 4 विषय पढ़ने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी छूट है, आपकी इच्छा है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप बीटेक डिग्री के बाद ज्वाइन कर रहे हैं या बैचलर्स के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको 24 या 27 वो पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं, और जनरली 3 पॉइंट का एक विषय होता है, 2 पॉइंट के 1 पॉइंट के भी होते हैं, पर जनरली 3 पॉइंट का होता है। तो उसके हिसाब से आपको 8 विषय तो पढ़ने ही पड़ेंगे, 8 या 9 विषय। और आप उससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा, आपको खुली छूट है। ये सब विषय आपको अपनी डिग्री शुरू होने के 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म करने होते हैं, चाहे आपने एमटेक के बाद ज्वाइन किया है, चाहे बैचलर्स के बाद ज्वाइन किया है। और उसी दौरान, उसी 2 साल के पीरियड के अंतराल, आपको एक एग्जामिनेशन, एक परीक्षा देनी होती है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव परीक्षा कहते हैं। इसमें आपको आपने 2 साल में क्या कुछ सीखा है, जो भी विषय आपने वहाँ पे पढ़े हैं और जो आपकी वैज्ञानिक रिसर्च में आगे ज़रूरी होंगे, उसके बारे में आपके ज्ञान का टेस्ट किया जाता है। उसके साथ साथ ही आप एक प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि आपने अभी तक अपनी रिसर्च के लिए जो वैज्ञानिक प्रश्न आप सॉल्व करना चाहते हैं, उस उत्तर की खोज में आपने क्या प्रोग्रेस दिखाई है। तो ये परीक्षा ओरल होती है। प्रोफेसर्स होते हैं आप ही के डिपार्टमेंट के और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी, जो आते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, और फिर नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्या आपको इस प्रोग्राम में आगे जाने के लिए रखना चाहिए, या कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको सुधारनी चाहिए। एक बार जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं,
तो आप समझिए कि आपके बच्चे आर मोर लाइक इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, जैसे जो नौकरी पर लोग जाते हैं वैसे। और उनका काम क्लासेस में बैठ के पढ़ना नहीं है, वो भी जैसे ऑफिस में कोई जाता है किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, अगर कोई इंजीनियर है मान लीजिए, उसी तरह ये भी एक प्रश्न का, किसी ज़रूरी प्रश्न का जो हमारी सोसाइटी के लिए हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है, किसी इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं पीएचडी को कुछ शब्दों में समेटना चाहूँ तो आप समझिए कि पीएचडी एक सफ़र है जिस पर आप निकले हैं अनोखे, नए, कठिन वैज्ञानिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। और समय के साथ आप ये भी सीखेंगे कि ऐसे अनोखे, कठिन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएं, वो कौन से प्रश्न होने चाहिए जो हमें पूछने चाहिए और जिनका उत्तर हमें ढूंढना चाहिए, जिससे मानवता का, पर्यावरण का, पृथ्वी का कल्याण हो सके। और जो भी समस्याएं हम झेल रहे हैं, जैसे अभी हम कोरोना काल में वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं ताकि हम अच्छे टेस्ट ला पाएँ, अच्छी दवाई ला पाएँ, अच्छी वैक्सीन ला पाएँ। ऐसे ही लोग क्लाइमेट के लिए करते हैं, क्लाइमेट चेंजेस के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, एनर्जी के क्षेत्र में। जैसे अभी तो हम पेट्रोल, गैसोलीन, कोयला ये सब यूज़ करते हैं, पर समय के साथ ये ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जो इन कन्वेंशनल सोर्सेज को रिप्लेस कर सकते हैं? इन्हीं सब बहुत बहुत सारे विषय पर लोग रिसर्च करते हैं और ये पीएचडी स्कॉलर्स का एक, उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, उनके प्रोग्राम का, जो उनका एकेडमिक प्रोग्राम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो नॉर्मल हमारे बच्चे, हमारे दोस्तों के बच्चे और हमारे रिश्तेदारों के बच्चे जो बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं, उसमें और पीएचडी में एक और अंतर ये है कि जब आप पीएचडी करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपको एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो आपको इंडिपेंडेंट होने में सहायता दे। और क्योंकि 4-5 साल के लिए आप अपने जीवन का समय इसको दे रहे हैं, तो उस समय के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे। जैसे आईआईएससी में और भारत में कई और सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टाइपेंड जो दिया जाता है आपकी पीएचडी के पहले 2 साल के लिए, आपको महीने के 28,000 रुपये दिए जाते हैं। और जब आप वो परीक्षा, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जब आप वो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको महीने के 35,000 रुपये मिलते हैं। ये एक स्कीम है जो भारत सरकार देती है। उसके अलावा और भी अलग तरह के स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलते हैं जो वो अवेल कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है फैमिलीज़, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, चाहे वो अभी पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, समझनी चाहिए कि पीएचडीज़ जो है वो टेलर मेड हैं। आईने की ऐसा नहीं है, जैसे बीटेक में अगर कोई बच्चा है तो क्लास में 40 बच्चे हैं तो सारे 40 बच्चे सेम ही कोर्सेज कर रहे हैं, सेम टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, वो सेम ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सेम एग्ज़ाम लिख रहे हैं, सब कुछ सेम है। पर पीएचडीज़ में ऐसा नहीं है। मैं किसी एक वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हो सकती हूँ और मेरी ही लैब में जो मेरे साथी हैं वो दूसरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि कोर्सेज भी हम अलग अलग करें क्योंकि हमारे काम के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए वो भी अलग हो। तो कभी ऐसा नहीं कंपैरिजन करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं और आप किसी और को भी जानते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनकी जल्दी ख़त्म हो गई, आपके बच्चों को थोड़ा टाइम लग रहा है, या उनकी स्मूथली ख़त्म हो गई, आपके बच्चों को टाइम लग रहा है। और अगर बच्चे मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको भी अपनी पीएचडी एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करने चाहिए। आई नो ये कहना इजी है, और क्योंकि मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जब बहुत ही ख़राब समय होता है, आपका कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा, तो आप ऐसा सोचने लगते हैं। बट यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपको और बुरे डायरेक्शन में ले जाता है, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस यूनिक होने वाला है। आप एक अनोखे नए प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं जिसको मे भी थोड़ा किसी ने तराशा है और ढूंढने की कोशिश की है, या मे भी किसी ने भी उस प्रश्न को आज तक उत्तर ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है। तो सफ़र कठिन होने वाला है, अनोखा होने वाला है और आपका अपना होने वाला है। तो इवन फैमिलीज़ और पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और पीएचडी स्कॉलर्स को भी अपने, ऐसा भी हो सकता है आप एक ही लैब में हैं, आप सेम ही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आप उसको किसी एक सिस्टम पे लगा रहे हैं, आपके लैब में जो दूसरे मित्र हैं वो किसी दूसरे सिस्टम पे लगा रहे हैं,
और वो सिस्टम इतने अलग हो सकते हैं कि सेम टेक्निक एक सिस्टम पे काम कर रही है और दूसरे पे नहीं। ऐसा ही कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स में भी होता है। जो लोग कंप्यूटर पर मॉडलिंग करके कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, मॉडल्स बना के हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो हम फिजिकली एक्सपेरिमेंट से गैदर नहीं कर सकते, उनके साथ भी सेम चीज़ें होना बहुत ही कॉमन है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबके पीएचडी एक्सपीरियंसेस अपने अनोखे हैं। पीएचडी का एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वो है आपके पीएचडी मेंटोर या आपके प्रोफेसर, जिनके सुपरविजन में आप पीएचडी कर रहे हैं। तो ये प्रोफेसर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूट्स में। और जब आप एक पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आपको एक प्रोफेसर चुनना होता है जिनके साथ आप अपनी पीएचडी करना चाहेंगे, जिनके सुपरविजन और गाइडेंस के अंडर आप अपनी पीएचडी करना चाहेंगे। फिर आप और आपके गाइड मिलकर एक प्रॉब्लम चूज़ करेंगे, वो वैज्ञानिक प्रश्न जिसका एक प्रश्न या कुछ 2-3 प्रश्न जिनके आप उत्तर ढूंढना चाहते हैं। वो प्योर एक्सपेरिमेंटल भी हो सकते हैं, कंप्यूटर की काबिलियत पर बेस्ड भी हो सकते हैं, जिसे हम मॉडलिंग, सिमुलेशन ऐसी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि आप कौन से प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं और उन उत्तरों को ढूंढने के लिए क्या स्किल्स, क्या टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप अपने जीवन के 4-5 साल इस एक प्रश्न या कुछ प्रश्नों को देने वाले हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सोचकर ये निश्चय करें कि आप किसे अपना पीएचडी मेंटोर या गाइड चूज़ करना चाहते हैं और आप कौन से प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते हैं। अगर आप बाहर के देशों में, भारत से बाहर अपनी पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस करना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक प्रपोजल लिखना होता है जिसमें आपको खुद ही बताना होता है कि वो कौन से प्रश्न हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिनके उत्तर ढूंढना चाहते हैं, और आप वो कैसे करेंगे। इसके बारे में मेरे चैनल पे द साइंस चैट शो एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं दुनिया भर से वैज्ञानिकों को बुलाती हूँ और वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पीएचडी एक्सपीरियंसेस, रिसर्च एक्सपीरियंसेस और कैसे उन्होंने अपने करियर में आगे ग्रोथ की, वो सब शेयर करते हैं। साइंस चैट शो पे ऐसे मैं गेस्ट को इनवाइट करूँगी जो अभी भारत से बाहर दूसरे देशों में पीएचडीज कर रहे हैं और वो उस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में और जानकारी हमें देंगे। एक और प्रश्न जो मुझे लगता है कि हमारे परिवार और स्पेशली हमारे पेरेंट्स जानना चाहते होंगे कि पीएचडी करने में कितना समय लगता है, और इसका उत्तर है कि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप किस देश से पीएचडी कर रहे हैं। जैसे जर्मनी में वो कोशिश करते हैं कि 3 साढ़े 3 साल में आप पीएचडी ख़त्म कर लें। भारत में और यूएस में और यूके में 4 से 5 साल का समय लगता है, स्पेशली अगर आप सीधा अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक ही लैब में, एक ही देश में भी, एक ही इंस्टीट्यूट में लैब टू लैब भी वेरिएशंस होंगे, और ये डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने ऐसा कठिन प्रश्न चूज़ किया है जिसका उत्तर ढूंढने के लिए स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और उसमें कुछ समय चला जाए, बट क्योंकि आपने कठिन प्रश्न चूज़ किया है तो आप उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी पाएंगे जब आप उसका उत्तर ढूंढेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना समय लगेगा, पर आपका ध्यान ज़्यादा इस पर होना चाहिए कि मैंने क्या प्रश्न चूज़ किए हैं, क्या वो मुझे एक्साइट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हाँ मुझे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, या मुझे ये कठिनाई है जो एज अ सोसाइटी, एज मैनकाइंड हम फेस कर रहे हैं, और अगर इसका उत्तर ढूंढ लिया तो सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होगा। हम लोगों की जानें बचा सकते हैं, हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम जानवरों को बचा सकते हैं। अगर आप इस सब के बारे में बहुत पैशनेट हैं और अपनी जो आपने प्रश्न, प्रॉब्लम्स चूज़ किए हैं उनको पसंद करते हैं, तो आई थिंक आपको समय की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैशन ही उसको ड्राइव करेगा और चीज़ें अपने आप जगह पर आने लगेंगी और आप समय में अपना कार्य भी ख़त्म कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको पीएचडी प्रोग्राम के बारे में और जानकारी मिली। आई होप अब आप और अप्रिशिएट कर पाएंगे कि क्यों रिसर्चर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को 3 से 4 से 5 साल लग जाते हैं इन कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, और कितना ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली सपोर्टिव हों, ताकि वो जो भी ऐसी कठिनाइयाँ हम फेस कर रहे हैं एज अ स्पीशीज़, एज अ प्लैनेट, या फिर इंडस्ट्री की भी कोई प्रॉब्लम जो कि हमारे रोज़मर्रा की दिक्कतों को सॉल्व करता है, ताकि वो विद अ फोकस माइंड उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें।
आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आप विज्ञान के बारे में और जानना चाहते हैं, तरह तरह की फील्ड्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है द साइंस चैट शो, वहाँ पर आपको दुनिया भर के अलग अलग फील्ड्स के वैज्ञानिकों के एक्सपीरियंसेस शेयर्ड मिलेंगे और आप देख कर और सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। आई होप आपको साइंस चैट शो भी पसंद आए। अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर एंड सी यू अगेन। बाय।